हमारी आज की कहानी एक ऐसे क्रिएचर के बारे में है जिसे कभी ह्यूमैनिटी ने नहीं देखा है। ये समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक बहुत ही खतरनाक जीव है, पर अगर कोई इंसान इसको समुद्र से निकालकर बाहर ले आए तो क्या होगा? क्या वो लैंड पर सरवाइव कर पाएगा? क्या वो हमारे लिए अच्छा होगा, या फिर ये आगाज है किसी आने वाली मुसीबत का? ये सब जानेंगे हम आज के इस कहानी में। इसीलिए अब समय को और ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द क्रिएचर बिलो। इस कहानी की शुरुआत में हम एक मरीन बायोलॉजिस्ट और डाइवर ऑलिव क्राउन की वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिसमें वो डॉक्टर फ्लेचर नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई डाइविंग मशीन की मदद से समुद्र में जाकर खोज करने की रिक्वेस्ट करती है। वो बताती है कि वो एक उम्दा मरीन डाइवर है और उसे ऐसा लगता है कि उसका जन्म ह्यूमैनिटी के लिए नई नई खोज करने के लिए हुआ है, इसलिए वो उस सूट की मदद से समुद्र की गहराइयों में जाना चाहती है। उसका ये प्रस्ताव एक्सेप्ट हो जाता है और उसको वो सूट पहनकर समुद्र की गहराइयों में जाने का मौका दिया जाता है। पहले तो उसे एक प्रोबेबल डेप्थ तक ही भेजा है, पर वो उससे और नीचे जाने की डिमांड करती है, जिस वजह से जो उसके सूट को रेगुलेट कर रहे होते हैं वो उसको कहते हैं कि अभी इस सूट को इतनी गहराई पर जाने के लिए टेस्ट नहीं किया गया है। पर वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि अगर टेस्टिंग नहीं हुई है तो आज हो जाएगी। उसके जिद करने पर वो लोग उसे और गहराई में भेज देते हैं। तभी अचानक उसको महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है। वो और ज्यादा लाइट्स ऑन करने के लिए कहती है और तभी अचानक उसका कनेक्शन बाहर से टूट जाता है। उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। अचानक उसको सांस आना बंद हो जाता है। उसकी तरफ से कोई सिग्नल रिसीव ना होने पर उसको वापस बाहर निकाल लिया जाता है, जहां उसकी बॉडी में बहुत सा पानी चला गया होता है। दारा, जो कि उस ऑपरेशन को बाहर से रेगुलेट कर रहा होता है, वो बहुत मुश्किल से उसकी जान बचा पाता है। उसके बाद उसे डॉक्टर से चेक करवाया जाता है, जो उसे सेरेब्रल हाइपोक्सिया से ग्रसित बताते हैं, जो कि नॉर्मल ही था क्योंकि वो इतनी देर तक पानी में बिना ऑक्सीजन के रही है, जिस वजह से उसे सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो गया है। जब उससे पूछा गया कि उसके साथ क्या हुआ था तो उसने कहा कि उसको कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर को भी ऐसा ही लगा कि उसकी मेमोरी लॉस का रीजन सेरेब्रल हाइपोक्सिया ही है। जिसके कुछ देर बाद वो अपने रूम में वापस आ जाती है। वहां पर डॉक्टर फ्लेचर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसके आते ही वो उसको बहुत डांटता है और कहता है कि उसकी वजह से उसका सूट पहली बार में खराब हो गया है और वो उसे इसी के साथ जॉब से निकाल भी देता है। पर ऑलिव को इन सब चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। असल में उसे उन गहराइयों में जो क्रिएचर दिखा था वो बस उसी के बारे में सोच रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वो अपना टूल बॉक्स लेकर शिप की मशीन चेम्बर में चली जाती है, जहां वो अपने सूट को चेक करती है। उसे उस सूट पर ब्लैक कलर का एक स्टिकी सब्सटेंस मिलता है, जिसके और अंदर चेक करने पर उसे एक बड़ा ब्लैक पार्ट मिलता है, जो शायद से उस क्रिएचर का ही था जिसने उस पर अटैक किया था। ऑलिव भी कुछ नया डिस्कवर करके अपना नाम बनाना चाहती थी, इसीलिए वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है और चुपचाप उस पार्ट को टूल बॉक्स में रखकर अपने रूम में ले आती है। 5 दिन के बाद शिप उसे उसके घर पर उतार देता है, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड मैथ्यू से मिलने जाती है। वो मैथ्यू से पिछले 5 महीनों से नहीं मिली थी, इसीलिए उसके अचानक ऐसे आ जाने पर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसको बहुत मिस कर रहा था। मैथ्यू को तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि ऑलिव उससे दूर रहे, पर ऑलिव को अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार था, जिस वजह से वो मैथ्यू के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी। पर अब क्योंकि उसको फायर कर दिया गया था तो अब वो कुछ समय के लिए उसके साथ ही रहने वाली थी, जिससे मैथ्यू बहुत खुश था। वो उसे एक पल के लिए भी दूर जाने नहीं देना चाहता था। उस दिन मैथ्यू के जाने के बाद ऑलिव अपने वर्करूम में जाती है, जो काफी गंदा था। वो सबसे पहले उसकी साफ सफाई करती है, जिसके बाद वो उस ब्लैक पार्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है और जैसे ही वो उस पर लाइट डालती है तो उसके अंदर से बहुत तेज आवाज आने लगती है, जैसे कि इसमें कोई हो। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाती, मैथ्यू घर पर आ जाता है और वो उसको आवाज देने लगता है, इसीलिए उसको वहां से जाना पड़ता है। वो नहीं चाहती थी कि मैथ्यू को इस बारे में पता चले। इसके बाद वो दोनों कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद जब मैथ्यू अगले दिन वापस काम पर जाता है तब ऑलिव भी उस ब्लैक पार्ट को देखने रूम में चली जाती है। वहां वो देखती है कि वो ब्लैक पार्ट एक एग की तरह ब्रेक हो चुका है और उसके अंदर का क्रिएचर अब उस रूम में घूम रहा है। ऑलिव नोटिस करती है कि वो क्रिएचर लाइट से डरता है, जो कि नॉर्मल था क्योंकि वो बहुत डीप ओशन का क्रिएचर था, जहां पर लाइट नहीं पहुंचती है। इन सब को देखकर ऑलिव डरती नहीं है, बल्कि वो उसको प्यार से बुलाती है। वो क्रिएचर टेबल के नीचे छिपा हुआ था
और जैसे ही ऑलिव उसके पास जाने की कोशिश करती है, वो उसके ऊपर ब्लैक कलर का स्टिकी मटेरियल स्प्रेड कर देता है, जो कि ऑलिव की आंखों में चला जाता है। तभी मैथ्यू की आवाज आती है जो उसको बुला रहा होता है। ऑलिव फटाफट वहां की सफाई करती है, जिसके बाद वो अपनी आंखों को भी क्लीन करके मैथ्यू के पास चली जाती है। उस दिन वो लोग शाम को बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, जहां ऑलिव कुछ अजीब बिहेव कर रही होती है। वो मैथ्यू से ना कुछ बात करती है और ना ही कुछ कहती है, वो बस चुपचाप कार से बाहर देखती रहती है। रेस्टोरेंट में ऑलिव ऐसे खाना खाती है जैसे वो बहुत सालों से भूखी हो। ये देखकर मैथ्यू उसको आराम से खाने के लिए कहता है। इसके बाद ऑलिव वॉशरूम में जाती है, जहां उसको बहुत वॉमिटिंग होती है, जिसका कलर ब्लैक होता है। पर अब भी ऑलिव इस बात को किसी से शेयर नहीं करती है। धीरे धीरे ऑलिव की आंखों के पास डार्क सर्कल्स पड़ने लगते हैं। वो अब मैथ्यू में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। मैथ्यू भी उसके इस बदलते बिहेवियर से काफी परेशान था, पर वो उसको कुछ कहता नहीं है, क्योंकि वो इस बात को समझता था कि ऑलिव अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। ऑलिव का सारा ध्यान हर वक्त बस उस क्रीचर पर ही रहता था। वो सारा दिन बस उसी के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन वो अपने कलीग दारा को बुलाती है और उसे वो क्रीचर दिखाती है, जिस पर दारा उसको बताता है कि ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत सालों से रह रहा समुद्र का एक मॉन्स्टर है। वो ऑलिव को ये भी बताता है कि वो थोड़ा मेल नरिश्ड भी दिख रहा है। ऑलिव ने उसको एक फिश टैंक में रखा हुआ था, जिसमें से स्मोक भी निकला करती थी। ऑलिव दारा को उस क्रीचर के बारे में किसी को कुछ ना बताने के लिए कहती है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। दारा ऑलिव को इसके बारे में मैथ्यू को बता देने के लिए भी कहता है, क्योंकि इस तरह से उस क्रीचर को रखना खतरनाक था। पर ऑलिव ऐसा नहीं करती है। जब ऑलिव को ये पता चलता है कि वो क्रीचर मेल नरिश्ड है, तो वो अपने नॉलेज के हिसाब से सभी चीजें उसे खिलाने का ट्राई करती है, लेकिन वो क्रीचर कुछ भी नहीं खाता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। पर तभी एक फिश कट करते वक्त उसकी फिंगर कट जाती है, जिससे उसका ब्लड बाहर बहने लगता है। ब्लड देखकर वो क्रिएचर फिश टैंक के अंदर से उसको पाने की कोशिश करता है। ये देखकर ऑलिव खुश हो जाती है और उस क्रिएचर को अपने खून के ड्रॉप्स पिलाती है। उस रात जब वो और मैथ्यू सो रहे होते हैं, तब अचानक ऑलिव को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उस रूम में जाती है, जिसके बाद वो उस क्रिएचर को उठा लेती है और उसको अपना ब्लड सक कराती है। ऑलिव धीरे धीरे उस क्रिएचर से ऑब्सेस्ड हो गई थी। अब उसको सही और गलत समझ में नहीं आ रहा था, वो बस उस क्रिएचर के साथ रहना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद ऑलिव के सिस्टर एली उससे मिलने आती है। वो उसके और मैथ्यू के लिए बहुत सी वाइन लाई थी, जिससे वो सभी बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। एली ने भी ऑलिव के चेंज्ड बिहेवियर को नोटिस कर लिया था, जिसके बाद उसने ऑलिव से उसके और मैथ्यू के रिलेशनशिप के बारे में पूछा, जिस पर ऑलिव ने कहा कि 5 महीनों में चीजें काफी बदल गई हैं। ऑलिव नोटिस करती है कि मैथ्यू और उसके सिस्टर एक दूसरे की कंपनी को ज्यादा ही एंजॉय कर रहे हैं, जो बात उसे कुछ खास पसंद नहीं आती है। जिसके अगले दिन उसे डॉक्टर फ्लेचर का कॉल आता है, जो उसको बोलते हैं कि उसने जो भी सामान उसके शिप से चुराया है वो उसको वापस कर दे, क्योंकि ये ऑपरेशन उसने करवाया है, इसलिए उससे रिलेटेड सभी चीजों पर उसका हक है। अगर उसने उसे वो वापस नहीं किए तो वो लॉयर्स की एक टीम को उसके घर भेजकर उसको जेल भिजवा देगा। ऑलिव समझ जाती है कि दारा ने ही उस क्रिएचर के बारे में डॉक्टर फ्लेचर को बताया है। जब एली से पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, तो वो उससे गलत तरीके से बात करती है, जिस पर वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। ये देखकर मैथ्यू भी उसके पीछे जाता है। आगे ऑलिव देखती है कि वो क्रिएचर फिर से भूखा हो गया है। तभी उसके माइंड में एक प्लान आता है, जिसके बाद वो सुपरमार्केट जाती है और वहां से बहुत सारा मीट ले आती है। अब ऑलिव की आंखों में भी लाइट से प्रॉब्लम होने लगी थी, इसीलिए वो सब जगह ब्लैक ग्लासेस पहनकर ही जाती थी। जब वो उस क्रिएचर को वो खिलाने की कोशिश करती है तो उसको नहीं खाता है। असल में उस क्रिएचर को फ्रेश ह्यूमन ब्लड और मीट ही चाहिए था। तभी वहां पर डॉक्टर फ्लेचर आ जाते हैं, जो उस क्रिएचर को देखकर उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। वो ऑलिव को यह भी बताता है कि उसके साथ रहना कितना खतरनाक है, पर उस क्रिएचर से अलग होने की बात ऑलिव बर्दाश्त नहीं कर पाती और डॉक्टर फ्लेचर के सर पर जोर से वार कर देती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ऑलिव उन्हें उस क्रिएचर को खिला देती है। इसके बाद ऑलिव तुरंत वॉशरूम जाती है और उन सभी कपड़ों को उतार देती है जो उसने पहने हुए थे, क्योंकि उन पर डॉक्टर फ्लेचर का खून लगा हुआ था। वो वहां बैठकर रोती है, क्योंकि उसने आज एक इंसान की जान ले ली थी। कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास था कि वो गलत कर रही है, पर उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो वापस जाकर उस रूम से पूरे ब्लड को साफ करती है
और डॉक्टर फ्लेचर के कपड़े और बची हुई चीजों को समुद्र में फेंक देती है। अब सफाई करते वक्त उसको डॉक्टर फ्लेचर के लॉकर की की भी मिलती है, इसीलिए वो उस बोट पर वापस जाती है और वहाँ उस लॉकर में रखी फाइल्स को निकाल लेती है, जिसके बाद वो पूरे शिप को आग लगा देती है ताकि वहाँ पर कोई भी सुराग ना बच पाए। उस दिन जब ऑलिव बाहर होती है तब एली एक्साइटमेंट में उसके रूम में चली जाती है और उसका प्रोजेक्ट देखने लगती है। मैथ्यू उसको ऐसा करने से मना करता है पर वो उसकी बात नहीं मानती जो उस क्रीचर के पास जा रही होती है। लेकिन तभी वहां पर ऑलिव आ जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है, जिस पर एली उससे कहती है कि आखिर वो सारा दिन यहाँ पर क्या करती रहती है। उसके इस काम की वजह से मैथ्यू काफी परेशान है। ये सुनकर ऑलिव उसको वहां से जाने के लिए कहती है। उस रात जब ऑलिव और मैथ्यू डिनर कर रहे होते हैं तब मैथ्यू ऑलिव को अपने एक पेशेंट मिसेस जोनस के बारे में बताता है, जिन्हें डील करने में उसे काफी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। ये सुनकर ऑलिव की आंखें चमकने लगती है, पर वो मैथ्यू को ये शो नहीं करती है। जिसके अगले दिन वो अपनी कार लेकर मैथ्यू के वर्किंग प्लेस पर जाती है और उसकी आईडी यूज करके वो मिसेस जोनस के पास जा पहुंचती है। वो उन्हें अपनी गाड़ी की बैक सीट पर रख लेती है। तभी मैथ्यू उसको वहां पर देख लेता है और उससे पूछता है कि वो वहां पर क्या कर रही है, जिस पर वो उसका आईडी कार्ड देते हुए कहती है कि वो उसको ये देने आई है। इसके बाद वो घर चली जाती है और मिसेस जोनस को भी डॉक्टर फ्लेचर की तरह ही उस क्रीचर को खिला देती है। ऑलिव की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी क्योंकि अब उसको बस ऐसे लोगों को ढूंढना था जिन्हें वो उस क्रीचर को खिला सके। उस दिन जब वो बचा हुआ ब्लड रूम से साफ कर रही होती है तब बहुत सा ब्लड उसकी उंगलियों पर भी लग जाता है, जिसको देखकर वो उसको लिक करने लगती है। अब ऑलिव पूरी तरह से उस क्रिएचर से पजेस्ड हो चुकी थी और इसी के साथ उसकी इंसानियत भी अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसे अब अंधेरे की दुनिया पसंद आने लगी थी। वो उसमें पूरी तरह खुद को खो चुकी थी। एक दिन वो देखती है कि मैथ्यू बाहर के रूम में सोया हुआ है। उसको देखकर उसका मन होता है कि वो भी उसको मार दे, पर वो ऐसा नहीं करती है। उस दिन वो दारा से मिलने जाती है जिसने उसकी इंफॉर्मेशन लीक की थी। दारा उसको देखकर उससे माफी मांगता है और उसको मनाने की कोशिश करता है। ऑलिव उसको माफ कर देती है और बहाने से अपने घर बुलाती है, जहां जब वो उसको दोबारा उस क्रिएचर से मिलवाने जाती है तब वो उस पर अटैक कर देता है और इसी के साथ वो एक और इंसान को मार देती है। ऑलिव को अब इस खेल में मजा आने लग गया था। उसे कोई भी पकड़ नहीं पाता था और वो बड़े आराम से लोगों को मार रही थी। अब उसी रात एली उससे कहती है कि वो कल जा रही है, जिस पर ऑलिव कहती है कि अच्छा है, उसको भी काम करना चाहिए। तभी मैथ्यू उसको बताता है कि उसकी एक पेशेंट मिसिंग है और वो वहां का इंचार्ज था, इसीलिए वो उसकी जिम्मेदारी थी और अब अगर उसको कुछ हो गया तो वो उसको जॉब से भी निकाल सकते हैं। जिसके बाद एली उसको शांत कराती है और ये भी नोटिस करती है कि ऑलिव को मैथ्यू की इस हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसके अगले दिन वो अपने सिस्टर के लिए एक लेटर लिखती है जिसमें पहले वो उससे सॉरी बोलती है, लेकिन बाद में वो उसको फाड़ कर सिर्फ बाय लिख देती है। तभी उसके मन में कुछ आता है और वो मैथ्यू से मिलने उसके रूम में जाती है। मैथ्यू भी अभी अभी घर आया था। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसको जॉब से निकाल दिया गया था। ऑलिव उस वक्त अपने रूम में उस क्रिएचर के साथ होती है। तब इसको पता चलता है कि वो क्रिएचर प्रेग्नेंट है। ये जानकर वो बहुत खुश होती है और एली और मैथ्यू को उसके बारे में बताने के लिए बाहर आती है, पर वो देखती है कि नीचे कोई नहीं है और उसके रूम से कुछ आवाजें आ रही हैं, जिससे वो गुस्से में अपने रूम की तरफ जाती है। वो देखती है कि मैथ्यू और एली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, जिसके बाद वो एक टॉय से मैथ्यू को बेहोश कर देती है और एली को बालों से पकड़कर अपने रूम में ले आती है। वहां पर वो उसको एक बेल्ट से बांधकर खुद बाहर आ जाती है। एली अंदर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर ऑलिव उसकी बात नहीं सुनती है। तभी वो ऑलिव का टूल बॉक्स पैर पर मारती है, जिससे वो खुल जाता है और सारे टूल्स बाहर गिर जाते हैं। इसके बाद वो एक शार्प प्लेट को पैरों से उठाने की कोशिश करती है, जिससे उसका पैर कट जाता है और बहुत सा खून बाहर निकलने लगता है। वो क्रिएचर दूर से एली को देख रहा था, पर एली को अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी वो अपने पैर पर लगे घाव को एक कपड़े से बांध लेती है, जिससे उसका ब्लड रुक जाता है। इसके बाद वो उस बेल्ट को उस टूल से काटने की कोशिश करती है। तभी एली अपनी साइड में आते हुए उस क्रिएचर को देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन ऑलिव गेट को बाहर से बंद कर देती है। वहीं दूसरी ओर मैथ्यू को भी होश आ गया था, जो कि ऑलिव से एली के बारे में पूछता है। ऑलिव के कुछ ना कहने पर वो उसके रूम में जाने लगता है, पर ऑलिव उसको वहां जाने से मना कर देती है। तभी ऑलिव उससे पूछती है कि क्या उसको एली से प्यार है, जिस पर वो उसको हाँ कह देता है।
जिसके बाद ओलिव उसको रूम के अंदर धक्का दे देती है, जिससे वो वहां पर गिर जाता है और तभी वो क्रिएचर उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उसको खा जाता है। एली ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं ओलिव ये सब सोचकर जोर जोर से हंसती है, पर उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। आज उसने अपने लवर की भी जान ले ली थी। वहीं एली अब भी उस बेल्ट को खोलने की कोशिश कर रही थी, जिसकी अगली सुबह ओलिव स्केचेस बना रही होती है। तभी उसको कुछ आवाजें आने लगती है। वो ऊपर जाकर देखती है तो एली उन आवाजों को निकाल रही होती है। ओलिव उसको शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि उसके क्रिएचर को रेस्ट करना था। ये सुनकर एली उससे पूछती है कि आखिर ये क्या है, जिस पर वो कहती है कि वो गॉड है और वो तब तक उस पर अटैक नहीं करेगा जब तक वो उसको नहीं कहेगी। वो ये भी कहती है कि वो लोग समुद्र की गहराइयों में रहते हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनकी शक्तियों को जगाए, और उन्होंने मुझको चुना है। ये सब सुनकर एली कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम एक खूनी हो और तुमने मैथ्यू को मार डाला है। तभी ओलिव उस क्रिएचर के पास जाती है और एक वैसा ही ब्लैक पार्ट लेकर बाहर आती है जैसा वो समुद्र से पहले लाई थी। वो उसे अपनी गोद में लेकर खड़ी हो जाती है और तभी वो क्रिएचर रेस्टलेस होने लगता है क्योंकि वो उसका बच्चा था। एली उसको वो वापस रख देने के लिए कहती है, पर ओलिव को ये कॉन्फिडेंस था कि वो क्रिएचर उस पर अटैक नहीं करेगा। तभी वो क्रिएचर उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसी वक्त रूम की लाइट ऑफ हो जाती है, जिससे अब वो क्रिएचर पूरे रूम में घूमने लगता है। एली के पास एक लाइटर होता है जिसको वो जलाकर डरते हुए वहीं पर बैठी रहती है, और तभी अचानक उनका पड़ोसी उस रूम तक पहुंचकर गेट को खोल देता है। वो क्रिएचर एली के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, पर गेट से आती लाइट की वजह से एली बच जाती है। उसी रात उनके घर पुलिस आती है और सभी चीजों को अंडर कस्टडी में ले लिया जाता है, पर वो क्रिएचर जिसकी एली बात कर रही थी वो कहीं पर भी नहीं मिलता। इन सब के बाद एली को एक मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर सीवर लाइन के थ्रू कहीं जा रहा होता है। वहीं एक दिन एली टीवी पर न्यूज सुनती है कि समुद्र के किनारे बहुत से लोग अजीब तरीके से गायब हो रहे हैं, जिसको सुनकर वो तुरंत एक कार से वहां पर जाती है। समुद्र के किनारे पहुंचकर वो देखती है कि बहुत से वैसे ही ब्लैक पार्ट्स सब जगह पड़े हुए होते हैं, जिनमें से एक को एक बच्चा उठा भी लेता है, जो देखकर एली बहुत घबरा जाती है क्योंकि वो जानती है कि वो सब उस क्रिएचर के ही बच्चे हैं। जिसके साथ वो ये भी देखती है कि बहुत से पार्ट में से तो बच्चे निकल भी रहे हैं, और तभी समुद्र में से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, द क्रिएचर बिलो की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।